जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं जिसमें शाहीन शाह अफरीदी आते हैं, बाबर आजम आते हैं, मोहम्मद रिजवान आते हैं, जब बड़ी सीरीज आएंगी बिग 3, बिग 4, बिग 5 के अगेंस्ट जब सीरीज आएंगी तो उस टाइम पे इनको कंसिडर किया जाएगा इन द T20 सेटअप। एकदम से आप अगर हमारे एक्सपीरियंस प्लेयर्स को एशिया कप के लिए सिलेक्ट कर लेंगे तो फिर बात वहीं आ जाएगी कि मैच प्रैक्टिस उस तरह से नहीं होगी। बनता नहीं है कि उनकी पीक एज में वो जो है वो साइड लाइन हो। डिसाइड ही कर लिया है कि नहीं भाई अगले 2-3 साल के लिए ये लॉट जो है ना ये हमारे प्लान्स में नहीं है, देन दैट्स अनदर स्टोरी। क्रिस वोक्स ने जो बॉलिंग कर दी है ना इस मैच में, जिस तरह की लाइन एंड लेंथ उन्होंने फेंकी है और जो कंसिस्टेंसी उन्होंने दिखाई है, जितनी दफ़ा उन्होंने कंसिस्टेंसी दिखाई है उतनी दफ़ा ही शुभमन गिल ने बैट से कंसिस्टेंसी दिखाई है और अपने आप को डिफेंड की। ही स्कोर्ड अ डबल सेंचुरी और 50 साल का रिकॉर्ड जो है उन्होंने तोड़ा सुनील गावस्कर का। हेलो वंस अगेन, अ लॉट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट। तो शुरू करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट से ही। कुछ ही दिन रह गए हैं कि बांग्लादेश जा रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम, 16 जुलाई को जाना है और उसके बाद बांग्लादेश के अगेंस्ट पाकिस्तान खेलेगी 3 T20s और वो 3 मैच खेलते साथ ही पाकिस्तान जो है वो रवाना हो जाएगी अमेरिका की तरफ और वहां पर वो खेलेगी वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट। ये क्लियर नहीं है अभी तक कि एज पर प्लान्ड सीरीज होगी जो कि 3 T20s और 3 ODIs थे या फिर 6 T20s होंगे, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप आ रहा है तो वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए बेहतर है। आगे बढ़ने से पहले एक चीज पे नजर डालते हैं कि रिसेंटली एक बहुत ज्यादा चीज डिस्कस होती नजर आ रही है जो कि एक्सपर्ट्स डिस्कस कर रहे हैं, फॉर्मर क्रिकेटर्स जो हैं वो इस बात पर गुफ्तगू कर रहे हैं कि जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं जिसमें शाहीन शाह अफरीदी आते हैं, बाबर आजम आते हैं, मोहम्मद रिजवान आते हैं, जब बड़ी सीरीज आएंगी बिग 3, बिग 4, बिग 5 के अगेंस्ट जब सीरीज आएंगी तो उस टाइम पे इनको कंसिडर किया जाएगा इन द T20 सेटअप। जैसे अभी रिसेंटली कामरान अकमल ने एक टीवी शो पे यही बात की थी कि अभी जो फोकस नज़र आ रहा है वो यही नज़र आ रहा है कि बैकअप्स बनाए जाएं और हमारे पास और क्या प्लेयर्स हैं, क्या पोटेंशियल है, क्या क्वालिटी है, उन लड़कों को देखा जाए जिसकी वजह से ये जो इस तरह की सीरीज हैं जिसमें ओपोनेंट बहुत टफ नहीं है, मतलब बांग्लादेश इज़ नॉट कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द टफेस्ट ओपोनेंट्स, तो उस सीरीज में आपने रिलेटिवली नए प्लेयर्स को मौका दिया है। अब इस पे जो मेरे ज़हन में सवाल आता है कि अगर बड़े मैचेस के लिए बड़े बॉयज़ को रखा हुआ है कि जब बड़े मैचेस आएंगे तब ये जो हमारे एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं इनको खिलाया जाएगा, तो इनकी मैच प्रैक्टिस का क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल अगर बांग्लादेश आप एक स्क्वाड भेजते हैं तो उसके बाद वही स्क्वाड जो है वो ट्रैवल कर रहा होगा वेस्ट इंडीज़, और अगर 6 T20s हो गए, ODIs ख़त्म ही हो गए, तो फिर जो T20 का स्क्वाड ऑलरेडी चलता आ रहा है वही आगे जाएगा। तो आपकी ये 2 सीरीज हो गई। इसके फ़ौरन बाद अफगानिस्तान की सीरीज़ है। अगेन वो वाली जो टीम है, ऑल्दो अफगानिस्तान हमें अच्छा खासा टफ टाइम देने लग गई है अब लेटली, लेकिन उसके बावजूद वो बिग 3, बिग 4 वाला हिसाब तो नहीं बनेगा और वो भी फ़ौरन ही है, तो प्रॉबेबली यही जो आपका स्क्वाड है वही आगे जा रहा होगा। और उसके फौरन बाद आ जाएगा एशिया कप, क्योंकि एशिया कप की भी टेंटेटिव डेट्स जो हैं वो आ गई और क्योंकि प्रेशर स्पॉन्सर्स की तरफ से है तो एशिया कप का डिसॉल्व होना तो इम्पॉसिबल, और जाहिर है आगे वर्ल्ड कप भी खेलना है, पाकिस्तान इंडिया होंगे ही होंगे, तो कोई सवाल बनता नहीं है कि आप एशिया कप किस बेस पे नहीं खेलेंगे, तो वो तो आप समझे ख़त्म होगी ना कहानी। एशिया कप होना ही है सितंबर में, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके बिग बॉयज़ में दे आर नॉट इन प्लान्स फॉर एशिया कप, और अगर एशिया कप में भी नहीं खेलते तो फिर जो वर्ल्ड कप में टीम जानी है जो कि फरवरी 2026 में है, क्या उस प्लान में है हमारे एक्सपीरियंस प्लेयर्स? सो ये बहुत सारी एम्बिग्विटीज हैं। आइडियल तो यही है कि अब अगर पाकिस्तान टूर करने जा ही रहा है डिफरेंट कंट्रीज में, तो फिर दिस इज द राइट टाइम टू अटैच द एक्सपीरियंस बॉयज विद न्यू लॉट और एक ऐसा स्क्वाड बने जो इवेंचुअली वर्ल्ड कप खेल रहा होगा और एशिया कप भी खेल रहा होगा। एकदम से आप अगर हमारे एक्सपीरियंस प्लेयर्स को एशिया कप के लिए सिलेक्ट कर लेंगे तो फिर बात वहीं आ जाएगी कि मैच प्रैक्टिस उस तरह से नहीं होगी, और अगर देखा जाए तो आउट ऑफ टच भी रहे हैं हमारे जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं इंक्लूडिंग द न्यू प्लेयर्स। पूरा पिछले 1.5, 2, 2.5 साल एक तरह की फॉर्म रही है सबकी। कोई ऐसा नहीं हुआ कि कोई एक पर्टिकुलर प्लेयर बहुत अच्छा खेल रहा हो और उसको रेस्ट कराया हो, या कोई एक पर्टिकुलर प्लेयर जो है वो इतना अच्छा ना खेल रहा हो जिसकी वजह से उसको रेस्ट कराया हो, तो उनको भी मैच प्रैक्टिस की उतनी ही जरूरत है। आई थिंक दिस इज द राइट टाइम टू गेट देम बैक इन द स्क्वाड इफ दे आर इन द प्लान्स। अगर प्लान्स में है ही नहीं, अगर तो वो एक कहते हैं ना कि आपने डिसाइड ही कर लिया है कि नहीं भाई अगले 2-3 साल के लिए ये लॉट जो है ना ये हमारे प्लान्स में नहीं है, देन दैट्स अनदर स्टोरी। लेकिन अगर प्लान्स में है, जो कि होना चाहिए जहां तक मेरा ख्याल है, जहां पे आपने इतना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट किया उन प्लेयर्स में और उन्होंने इतना ज़्यादा परफॉर्म किया आपके लिए, तो फिर बनता नहीं है कि उनकी पीक एज में
वो जो है वो साइड लाइन हो। इट्स वेरी सिंपल, लेकिन लेट्स सी व्हाट द आउटकम इज इवेंचुअली। और सलमान बट को मैं यहाँ कोट करना चाहूंगा, उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात की थी। उन्होंने कहा था कि द मोमेंट पिच तंग करना शुरू होगी, द मोमेंट पिच में थोड़ी सी ऐसी मामलात आएंगे जो टफर होंगे, क्योंकि वो कंपेयर कर रहे थे फ्लैट पिचेस को आगे जो चैलेंजेस आने वाले उनसे। तो उनका मतलब ये था वहां पे आपका जो अभी करंट स्क्वाड है इसको मसले आ सकते हैं, क्योंकि जो एक्सपीरियंस प्लेयर होता है उसने हर तरह की कंडीशंस में खेला होता है और एक दफा नहीं 100 दफा खेला होता है। सो उसको पता होता है कि यार कौन सी जगह पे मैंने कितना टाइम लेके एडजस्ट होना है और कौन सी जगह पे मैंने कितना टाइम लेके अग्रेसिव हो जाना है। अब न्यूजीलैंड की सीरीज अगर हम याद कर लें राइट आफ्टर चैंपियंस ट्रॉफी 2025, तो वी वन 1 गेम आउट ऑफ 5 गेम्स। जो 4 गेम्स थी उसमें ठीक ठाक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हमारे बैटर्स को। उसकी वजह यही थी कि जो पिच थी वो इवन न्यूजीलैंडर्स के लिए भी ट्रबलसम थी। इट वॉज अ वेरी ट्रिकी पिच। और अगर आप बात करते हैं कि आगे आप वेस्ट इंडीज अमेरिका वाले रीजन में जा रहे हैं, उसके बाद आप जो है श्रीलंका वाले रीजन में जा रहे हैं, तो वो रीजन ऐसे हैं कि वहाँ पे पिच आपको बहुत ईजी नहीं मिलेगी। वहाँ पे पिच जो है वो अपनी लैंग्वेज बोलेगी और वो लैंग्वेज फिर आपको समझ नहीं होगी। दैट इज वेयर द एक्सपीरियंस कम्स इन। अब बात कर लेते हैं इंग्लैंड वर्सेस इंडिया सेकंड टेस्ट। इंग्लैंड ने फिर से टॉस जीता और बॉलिंग ली, और बॉलिंग में उनके पहले शुरू के जो स्पेल्स थे बहुत जबरदस्त गए, लेकिन फिर उसके बाद शुभमन गिल आए और उन्होंने सही लीडर्स नॉक, कैप्टन्स नॉक खेला और इंडिया को बहुत ही स्मूथली वो 587 के टोटल पे ले गए। ही स्कोर्ड अ डबल सेंचुरी और 50 साल का रिकॉर्ड जो है उन्होंने तोड़ा सुनील गावस्कर का। इससे पहले सुनील गावस्कर ने 221 रन्स एज एन इंडिविजुअल बनाए थे इन इंग्लैंड अगेंस्ट इंग्लैंड। और भले शुभमन गिल जो हैं वो अपना पहला टेस्ट मैच एज अ कैप्टन हारे हैं, लेकिन उन्होंने पहले मैच में भी सेंचुरी मारी, उसके बाद दूसरे मैच में डबल सेंचुरी मार दी। सो बैक टू बैक सेंचुरीज वो मार रहे हैं और ये वो चीज़ें होती हैं जो एक लीडर के लिए इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि जब वो ड्रेसिंग रूम में जाके बात करता है ना, तो अगर उसके पीछे उस बात के पीछे परफॉर्मेंसेज हों तो फिर उसकी बात का वेट डिफरेंट हो जाता है और फिर बहुत आसान हो जाता है टीम को चलाना। जो वहाँ पे आप सख्ती भी कर सकते हो, आप नरमी से भी काम ले सकते हो, आप मतलब यू बिकम अ लीडर। और शुभमन गिल ने बहुत जल्दी ये लीडरशिप ले ली है। और ऐसा नहीं है कि कोई बहुत फ्लैट पिच है, ये वो पिच है जहाँ पे बेन डकेट जिन्होंने 5th डे इन द लास्ट मैच एक विनर 150 रन मार दिया था, वही बेन डकेट जो है वो 5 बॉलें सर्वाइव नहीं कर पाए। ऑली पोप जिन्होंने पहले टेस्ट मैच में सेंचुरी मारी थी, वो 1 बॉल सर्वाइव कर पाए सिर्फ। सो क्रेडिट टू शुभमन गिल और बहुत ही सॉलिड नजर आए। क्रिस वोक्स ने जो बॉलिंग कर दी है ना इस मैच में, जिस तरह की लाइन एंड लेंथ उन्होंने फेंकी है और जो कंसिस्टेंसी उन्होंने दिखाई है, और जितनी दफ़ा उन्होंने कंसिस्टेंसी दिखाई है उतनी दफ़ा ही शुभमन गिल ने बैट से कंसिस्टेंसी दिखाई है और अपने आप को डिफेंड किया। क्रिटिक्स को प्रूव कर दिया है कि ही इज़ द राइट चॉइस फॉर द कैप्टनसी। और इस सारे में इंटरेस्टिंगली विराट कोहली और रोहित शर्मा की कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं हुई, क्योंकि शुभमन गिल ने होने नहीं दी। एनीवे, दिस इज इट फ्रॉम टुडे। डू सब्सक्राइब। खुदा हाफिज़।